अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है F.W. टेलर का और उसके बाद फ्योल। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट में। तो फ्रेडरिक विंशॉ टेलर ये कौन थे? ही हैज़ बिन प्रेडिक्टेड एज ऑरिजिनेटर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऑरिजिनेटर माने जाते हैं एंड कंसिक्वेंटली हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। लेकिन द टर्म साइंटिफिक was first coined by लुइस डी ब्रांडिस। ये याद रखिएगा कि साइंटिफिक टर्म जो है वो लुइस डी ब्रांडिस ने कॉइन किया है, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर को कहा जाता है। ओके, he was determined to improve the working relationship between workers and management. He felt the output will be maximized if friction, that means conflict, between workers and management was reduced, and in addition to advocate for the education of employees to enable them perform to their utmost capacity, and that the need for more money and job security could only be solved by increased output at low cost. As a result, Taylor replaced the intuitive method of doing things with scientific method. उन्हें उनका क्या कहना था? इनका ये था कि वर्किंग रिलेशनशिप को अगर सही किया जाए वर्कर्स और मैनेजर के बीच, तो हम अपने उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो फर्म है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप को सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दिया जाए। ठीक है, एक साइंटिफिक वे में काम किया जाए, जो जिस काम के लिए स्किल्ड है उसको वो काम दिया जाए। ठीक है, तो उससे वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएगा। जिस काम में उसको इंटरेस्ट है इनफैक्ट उसको बढ़ावा दे के उसमें उसको काम करवाया जाए। ठीक है, द साइंटिफिक मेथड is based on observation, experiment and standardization, selection and training, payment by result, cooperation, gathering, analysis and making inferences when accurate data are utilized in the management process. ये जो साइंटिफिक मेथड है वो किन चीज़ों पे बेस्ड हो? ऑब्जर्वेशन पे देखा जाए, एक्सपेरिमेंट पे, एक स्टैंडर्ड हो, जैसे कि आपको सिर्फ 8 घंटा काम करना, अगर आपने 9 घंटा काम किया या एक्स्ट्रा किया तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट मेथड होना चाहिए। ठीक है, उसे मतलब जो जिस काम के लिए है ना स्किल्ड है, जो जिस काम के मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। ओके, पेमेंट बाय रिजल्ट, जैसा रिजल्ट है, जिस तरह का गोल कंप्लीट हुआ है, जिस तरह की प्रोडक्टिविटी हुई है उसके हिसाब से पेमेंट होना। कोऑपरेशन, एक ग्रुप हो। ठीक है, ग्रुप जो है वो मिलकर काम करे। गैदरिंग, एनालिसिस एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस, हमेशा मतलब एक प्रॉपर वे में टेस्टिंग होनी चाहिए कि हाँ हर एक हफ्ते या हर एक दिन में कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, उसके हिसाब से इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये इनका साइंटिफिक मेथड था। टेलर गेव मच कंसंट्रेशन ऑन द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी याद रखिएगा, ये सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंसंट्रेटेड है इनका काम, एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स एट एन ऑपरेशनल लेवल, और ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कि मैनेजर और वर्कर्स का क्या होना चाहिए। ठीक है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल द 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? सबसे पहला, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन। फोर्थ, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड द फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। सबसे पहले, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। दिस rule focuses on increasing the efficiency of an organization through scientific analysis of work and not with the rule of thumb method. Taylor believed that even a small activity like loading paper sheets into boxes या box cars can be planned scientifically. This will save time and also human energy. This decision should be based on scientific analysis and cause and effect relationship rather than rule of thumb, where the decision is taken according to the manager personal judgment. इनका क्या है, जो होता है ना, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए कि ये करो वो करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बल्कि साइंटिफिक वे में काम दें आप। ठीक है, जो जो जिस काम के लिए स्किल्ड है उस काम में उसको डालें। ठीक है,
एक मेथड बता दें, एक रूल बता दें कि हाँ इस काम को इस तरह से करना है और उस तरह से हो बस। मतलब उस काम को ज़्यादा लेंदी, बस किसी को किसी काम में भी डाल दिया कि तुमको ये करना है वो करना है, ये नहीं। एक मेथड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, दैट इज़ साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब। ओके, हारमोनी नॉट, इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि जैसे कि पेपर शीट को लोड करना है बॉक्स कार में, तो वो भी एक प्लान होना चाहिए साइंटिफिकली। ओके, तो उससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा, राइट। उसको साइंटिफिकली हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है, तो वो काम आसानी और जल्दी से होगा, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, टेलर इंडिकेटेड एंड बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी कॉर्डियल एंड कंप्लीट हार्मनी। डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू आइदर साइड, ठीक है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स इम्पॉर्टेंस। Taylor also suggested the mental revolution for both management and workers to achieve total harmony. हारमनी होनी चाहिए, नफ़रत नहीं, डिस्कॉर्ड नहीं। टेलर ने बताया, या उनकी बिलीव थी कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी कॉर्डियल, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस होगी तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ना वो वर्कर्स ठीक से प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना मैनेजर के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो ओवरऑल गोल है वो इफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर इम्पॉर्टेंस, मतलब मैनेजर को भी आप समझना है वर्कर्स को, और वर्कर्स को भी समझना है मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर. Both should understand the value of each other and work with full participation and cooperation. The aim of both should be to improve and boost the profit of the organization. Mental revolution demands a complete change in the outlook of both the workers and management. Both should have a sense of togetherness. मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। मेंटल मतलब आपके सोच को बदलना है, ये कि वो वर्कर्स है तो वो मेरे से नीचे ही है, वो नीचे ही बैठेगा और मैं उसके साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं उसके साथ नहीं घूम सकता हूँ। पहले तो ये हटाना होगा। एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए कि हम दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा गोल एकम्प्लिश नहीं होगा। हमारा जो भी गोल है, प्रॉफिट जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाना है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या है कि हमें मेन वर्कर्स हैं जो इस काम को, अगर प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रही तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्कर्स को समझना होगा, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को निभाना होगा, ओके। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करना, उनको अच्छे से इंसेंटिव्स देना, एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, ठीक है, एक गुडविल बना के रखना उनके साथ। तो ये एक मेंटल रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, it is similar to harmony not discord, okay, and believes in mutual collaboration between workers and the management, ठीक है। managers and workers should have mutual cooperation and confidence and a sense of goodwill. The main purpose is to substitute internal competition and cooperation. कोऑपरेशन होना चाहिए, अलग अलग काम नहीं करना है, ओके, मिल के काम करना है। अगर आप वर्कर से भी काम करा रहे हैं तो उनका एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के थ्रू काम करवाइए। मैनेजर्स और वर्कर्स में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर वर्कर्स को प्रॉब्लम है तो वो मैनेजर को आके बताए और मैनेजर इस चीज़ को समझे, उसको एक खुशी से और एक ब्रदरहुड के साथ, ओके, मतलब उस चीज़ को सॉल्व करे, ठीक है। तो कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिलाइज ऑन द एबिलिटीज एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। thus implementing training, learning best practices and technology is the scientific approach to brush up the employees skill, to assure that the training is given to the right employees. या डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी मीन्स उसे ट्रेनिंग दी जाए, ठीक। जो इंसान जिस चीज़ में स्किल्ड है उसको उस चीज़ में ट्रेनिंग दी जाए, जिस काम के लिए आपने उसे रखा है उस काम में उसे ट्रेनिंग दी जाए, और
लर्न मतलब उन्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस कराया जाए, जो टेक्नोलॉजी है अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे ट्रेन किया जाए, और जो फर्म है उसमें भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो ताकि वो जो स्किल्ड वर्कर है वो और उस काम में स्किल्ड हो और उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए। टू एश्योर दैट द ट्रेनिंग इज़ गिवन टू अ राइट एम्प्लॉय द राइट स्टेप शुड बी टेकन। ठीक है, ये भी एश्योर किया जाए कि जो ट्रेनिंग दिया गया है वो राइट एम्प्लॉय को दिया गया है, उसके लिए राइट स्टेप शुड बी टेकन। ओके, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक सिलेक्शन, जो सिलेक्शन मेथड भी हो, जो रिक्रूटमेंट मेथड भी है वो साइंटिफिक हो। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लर्कल लेवल के लिए अगर आप किसी को एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाँ उसको कम से कम कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको हाउ टू मैनेज एक्सेल आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट आना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम ग्रेजुएट हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमें, या अगर आप 12th तक भी चल रहा है तो वो उतना तक हो, मतलब एक साइंटिफिक वे हो, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग दे। ठीक है, आप पहले उसका सर्टिफिकेट देख रहे हैं, उसके बाद आपने रिटन टेस्ट लिया मान लो, उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया एंड देन आपने उसे ट्रेनिंग दी। तो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द सिस्टम स्टेप दैट इज़ टू बी टेकन फॉर द सिलेक्शन एंड फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट। ठीक है, और अगर आप अंदर इन सर्विस होता है ऑफ और ऑफ सर्विस होता है, तो इन सर्विस आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल में भी ऐसे ही होता है। अगर आप, तो स्कूल के लिए हम क्या करते हैं, वो देखें कि हाँ जो कैंडिडेट है वो बीएड है या नहीं, और बीएड है उसके बाद हम उसके लिए हम डेमो क्लास लेते हैं कि हाँ वो पढ़ा पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी, और उसके बाद जब हमने डेमो ले लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो उसके पास स्किल है वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ बढ़ सके। ठीक है, अ principle is a generally accepted truth which is based on experience and the available information. Henry Fayol in 1916 listed principle of management with regards to human activity. These 14 principles are still widely used in management theories. अब हम बात कर रहे हैं हेनरी फेयोल की। ठीक है, हेनरी फेयोल 1916 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया उन्होंने। ठीक है, क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी बहुत फेमस थ्योरी है। इसमें सबसे पहला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सेंट्रलाइजेशन, देन डिसिप्लिन, देन डिविजन ऑफ लेबर, इक्विटी, स्पिरिट डी कॉर्प्स, initiative, order, remuneration of personnel, scalar chain, stability of subordination of individual interest to general interest, unity of command, unity of direction। सबसे पहले बात करते हैं हम authority and responsibility की। Authority is the right to give orders and the power to exact obedience. Authority is required to control the behavior of organizational member. Appropriate sanction are needed to discourage poor and encourage good job performance. Each member of the organization should be given enough authority to enable him carry out the assigned job responsibility. For example, a manager has official authority because of his or her position, as well as personal authority based on individual personality, intelligence, and experience is to give order to exact obedience for the progress of the organization. Thus, it is presumed and that authority creates responsibility. हेनरी फ्योल जो है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। अभी तक जो हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर का पढ़ा उनका साइंटिफिक मेथड था। इनके प्रिंसिपल जो है वो है एक चेन पर। ठीक है, इनका कहना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी अथॉरिटी किसके पास होती है, जो हायर लेवल पे है वही डिलीगेट कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, जो हायर लेवल पे है, फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिलीगेट किसको करेगा, जो नीचे लेवल में मैनेजर है उसे। फिर मैनेजर जो है वो फिर नेक्स्ट लेवल पे वर्कर्स लेवल पे जिसे उसने हेड बनाया होगा उसे करेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन सेंट्रलाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। The degree of utilization varies according to the dynamics of each organization.
There should be a good balance between centralization and decentralization of authority and power. The idea of delegation of authority is implied in this principle. सेंट्रलाइजेशन की मतलब ये इसका क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो मेन हेड है, ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन होगा पावर का, एंड उसी के हिसाब से वो डिसेंट्रलाइज करेगा अपने अथॉरिटी को एंड पावर को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। जैसे कि जो अब प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके पास सेंट्रलाइजेशन है एंड देन उसके हिसाब से वो डिलीगेट करता है अपने पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को। स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसके पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और फिर वो अपने काम को अपने मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिलीगेट करता है कुछ सीनियर टीचर्स के बीच, ओके। Discipline, obedience, and respect within an organization are absolutely essential. Good discipline requires managers to apply sanction whenever violations, ठीक है, become apparent. It is we all believe that every member of an organization must be obedient to the rules, regulation, and objectives. Disobedience should be discouraged through imposition of penalties, ठीक है। Discipline, especially self discipline, is a crucial determinant of effective job performance within an organization. डिसिप्लिन, इन्होंने कहा कोई भी काम हो डिसिप्लिन से, अगर कोई डिसोबीडियंस होता है, अगर जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो उससे पेनाल्टी ली जाए, ठीक है। ये फ्योल का कहना था कि कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक डिसिप्लिन से चले। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल होता है, एक लॉ होता है, ठीक है, तो उस लॉ प्रिंसिपल को वो माने और अगर उसको नहीं मानता है वो तो उससे पेनाल्टी ली जाए, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, जॉब्स आर सेगमेंट इनटू स्मॉलर बिट्स which are to be assigned to individual workers in accordance with their area of specialization. Specializations quicken the rate of completion of tasks, increase productivity, and permits large scale production at minimal cost. Division of labor and specialization produces more and better work with the same effort. डिवीजन ऑफ लेबर का काम की बात कही इन्होंने कि जो जॉब है वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो ताकि जो असाइन किया जाए इंडिविजुअल को वर्क वो उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग दिया जाए। मैंने जैसे बताया कि जो स्किल, जिस काम के लिए स्किल है उनको वो काम दिया जाए। वो उससे क्या होगा, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वो आसानी से कर पाएगा, क्विक कर पाएगा, तो जो टास्क होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे हम टाइम को भी सेव कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर का इन्होंने कहा। देन इक्विटी, दिस इम्प्लाइज दैट जस्टिस, fairness, compassion, and cordiality based on predetermined norms should dominate the activities of an organization. The use of established rule must be tempered by kindness and justice. Thus, organization equity is a combination of kindness and justice. Both equity and equality of treatment is supposed to be considered when dealing with employees. Equity and equality होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि बराबरी से देखना, लेकिन इन्होंने बात कही इक्विटी की, मतलब कि जो ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जो बहुत कमतर है उनको और बढ़ाया जाए। अगर हम फर्म या स्कूल की बात करते हैं तो जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो तो अच्छा पढ़ाते हैं, उनको उतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग किसको ज़रूरत है, जिन्हें आप देख रहे हैं कि वो ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उन्हें और स्किल की ज़रूरत है, तो हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज इक्विटी, कि जो कमतर हैं उनको आगे करें, ठीक है। स्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसको हम कहते हैं यूनियन स्ट्रेंथ, टीम वर्क इज़ important to an organization. Work teams and extensive working as group encourage teamwork. In general, this means unity is a strength. Fayol is of the view that much could be achieved in an organization when there is harmony, belongingness, and unity of efforts among employees. उन्होंने कहा यूनिटी इज़ ए स्ट्रेंथ, मतलब टीम वर्क का फिलॉसफी होना चाहिए कि एक ग्रुप हो, वो एक ग्रुप जो है एक काम को करे, ठीक है, ग्रुप वाइज कर दे, टीम वर्क करे, कोई एक टीम हो, जैसे 10-5 की टीम हो जो जो
एक काम को करे, जैसे टाइम टेबल बनाना है स्कूल में, तो ये एक टीम वर्क हो जाए, 5 लोग मिलकर टाइम टेबल बनाए तो वो काम भी आसान हो जाएगा और एक कोऑपरेशन भी रहेगा, 5 लोग का माइंड रहेगा तो एक अच्छी बेस्ट चीज़ बनकर आएगी सामने। और ये एक तरह का हेवी वर्क भी नहीं हो पाएगा, एक बर्डन भी नहीं होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, ठीक है। Then initiative at all level of an organization, creating and positive use of initiative should be encouraged in an organization in order to carry out plans. Thinking out a plan and ensuring its success is an extremely strong motivator. Energy and initiative are important at all level of the organizational ladder. वो इंसान, वो एम्प्लॉय या वो जो भी इनिशिएटिव लेता हो उसको इनकरेज किया जाए। ओके, जो जिस काम के लिए इनिशिएटिव जो सबसे पहले बढ़कर आ रहा है उनको इनकरेज करना, ये भी कहा। ऑर्डर, organizational order for materials and personnel is essential. The right material and the right employees are necessary for each organizational function and activity. This principle emphasizes that materials and people should be properly placed at the right time to avoid disorder of confusion. In other words, there should be a systematic order of function for every material and personnel in an organization. ऑर्डर का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए, ऑर्डिनल वे। ओके, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट थिंग एट द राइट प्लेस। ओके, जिसकी जगह जहाँ है वो चीज़ वहीं होनी चाहिए। आज ये सामान यहाँ रखा है, कल वहाँ रखा है, ये नहीं। जो इंसान जहाँ बैठता है वहीं बैठे। इससे क्या होगा? टाइम जो है सेव होगा, जो जिस काम के लिए है उस काम पे ही रहे। दिस इज सिस्टमेटिक ऑर्डर। जो काम जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चले, ये है ऑर्डर की बात, ठीक है। दैट इज सिस्टमेटिक ऑर्डर। Remuneration of personnel. The pay salary of employees should be very commensurate to the work they do in an organization to create a good measure of satisfaction. Thus, the pay of workers should adequately reflect their job performance. Incentive for workers should be built into their payment to stimulate them to increase their input. Salaries to employees should be fair and provide satisfaction to both the employees and the employer. Remuneration of personnel. प्रॉपर तरीके से सही वक्त पर उसे remuneration दिया जाए, सैलरी दिया जाए, वेजेस दिया जाए, एंड दैट शुड बी फेयर, सही होना चाहिए, जैसा उनका काम हो उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, स्केलर चेन। अ स्केलर chain, that a chain of authority exists from the highest organizational authority to the lowest rank. A scalar here means hierarchy within an organization. A scalar chain hierarchy should link various level and all member according to the unity of command. एक यूनिटी ऑफ कमांड में स्केलर चेंज होना, दैट इज़ द रेक्टेंगुलर वे, कि कोई ए बी सी की तरफ जा रहा है एंड सी डी ई की तरफ जा रहा है, तो एक स्केलर चेन से बीच में हिरार्क टूट भी सकता है, लेकिन सीधा जो ए और ए बी सी है और सी डी ई है, नहीं, ए बी सी डी ई एफ है, तो ए और डी एक लेवल पे हैं, ये दोनों के बीच स्केलर चेन टूट सकती है। इस ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी हम लिंक आपको सेंड कर देंगे स्केलर चेन का, आपको फर्दर क्लियर करने के लिए। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट है, टू अटेन द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सनल स्टेबल वर्क फोर्स इज नीडेड। टाइम इज रिक्वायर्ड of an employee to get used to her new work and succeed in doing it well. In addition, employees and managers need job security in terms of income and employees. Fuel advised that job security should be used to reward job performance. Stability of tenure of personnel. एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉय है, स्टेबल वर्क फोर्स इज नीडेड। ठीक है, टाइम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, of an employee to get used of his her new work and succeed in doing it well. In addition, employees and managers need job security. उन्हें job security दी जाए, ठीक है, छुट्टियां दी जाए, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी किस तरीके से? जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उनको और भी कई तरीके, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दी जाए, ठीक है। और जैसे कि हम वो
जैसे कि कोई भी इंसान फ़ॉरेन जैसे कि जॉब में आता है तो वो उस चीज़ को लेके बिल्कुल ही यूज़ टू नहीं हो जाता है, तो उसे थोड़ा वक्त दिया जाए, ठीक है। उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि हाँ आप 5 साल तक आपको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है, 5 साल तक आप इस जॉब पर है, वो साइन करा दिया जाए, वो साइन कर ले, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने कहा, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, the interest of one employee or group of employee are subordinate to the interest and goal of the organization. Fayol stressed that overall interest of an organization must supersede the individual interest of an organization. In other words, the objective of any single individual or smaller group within an organization should not prevail against the general objective of the organization. इसका क्या मतलब है कि जो हर एक इंसान जो फर्म में है, जो स्कूल में है, उसका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ओवरऑल जो गोल स्कूल का या जो फर्म है उसका है, उससे मिलना चाहिए। जैसे एक नंबर 1 स्कूल को बनाना, ये स्कूल का गोल है, तो ये हर एक जो वहाँ टीचर है उसका गोल होना चाहिए कि हाँ हमें अपना स्कूल नंबर 1 बनाना है। ओके, तो दैट इज़ द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव order from only one superior. This is one way to minimize confusion, conflict, and indiscipline within an organization. Fayol is the opinion that workers should receive order instruction from only one superior office. Okay, which means that the worker should be accountable to just one person. Okay, unity of command मतलब हर एक जो भी पर्सन है जो लो लेवल पे है वो एक ही सुपीरियर उसका हो, ठीक है। जो वर्कर्स हैं वो एक सुपीरियर से अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ फलाने हेड ने ऐसा बोला तो दूसरे हेड ने ये बोला, ये इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल स्कूल है तो 3 लेवल में डिवाइड है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड हायर लेवल में। तो जो प्री प्राइमरी लेवल में जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड हैं, वो प्री प्राइमरी के टीचर को सुपरवाइज़ करेगा। उसमें जो सेकेंडरी लेवल वाले जो हेड हैं वो आकर अगर प्री प्राइमरी वाले टीचर को सुपरवाइज़ करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो सेकेंडरी लेवल में जो हेड है वो सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को सुपरवाइज़ करेंगे, और जो हायर लेवल पे जो प्रिंसिपल हैं या हेड हैं वो हायर लेवल पे जो टीचर्स हैं उनको सुपरवाइज़ करेंगे, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट यूनिटी ऑफ कमांड की, हर एक लेवल में जो सुपीरियर है वो एक हो, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, organizational activity must have one central authority and one plan of action. An organization is more effective when every member within it work toward the accomplishment of a common objective. Unity of direction implies unity of purpose. Organization activities have central authority, overall जो authority है हो वो एक हो, ठीक है, and one plan of action, और जो ऑब्जेक्टिव हो, जो प्लान हो, जो वर्क हो वो भी एक हो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन एवरी पर्सन विद इन इट वर्क टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया कि जो गोल है, ठीक है, वो एक हो और सबका काम उस काम को पूरा करने पर हो, तभी जाकर हम एक प्रॉपर गोल तक को अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये नहीं कि काम हमारा पर्टिकुलर कहा ना, जैसे नंबर 1 स्कूल बनाने का है और 2-4 टीचर जो हैं वो कुछ और काम में लग गए, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे लग गए स्कूल के, तो इस तरह से क्या होगा कि स्कूल की जो नींव है वो तो ढीली होगी ही, ठीक है। ये था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल, ओके, हेनरी फेयोल। अब हम बात करते हैं लिंडोल अर्विक की, हु इज इन 1943 appraised the work of F.W. Taylor and Henry Fayol and came up with 29 मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। लिंडोल अर्विक की 1943 में 29 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया। दैट इज़ एप्लीकेटिव, appropriate stiffing, appropriateness, assigned and correlation of funding, centralization, command, control and coordination,
correspondence authority, definition and specialization function, delegation, determinative, discipline, equity, spirit de corps, forecasting, general interest principle, initiative, interpretation, investigation, leadership, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, रिवॉर्ड एंड सैंक्शन, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, स्टेबिलिटी, द कोऑर्डिनेटिव प्रिंसिपल, द स्केलर प्रोसेस, ठीक है। दीज आर 29 मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इन्होंने F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को मिलाकर इन्होंने अपना 29 मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया। इसको फिर इन्होंने असेंबल किया 10 ब्रॉड कैटेगरीज में, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, principle of responsibility, principle of span of control, principle of specialization. So this is all about principle of educational management. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।